आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ एक्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक जवाब नहीं आता, केंद्रीय वक्फ परिसर और वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वह इस पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले जाएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज़ कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के ज़रिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फ़ायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है। तो सेक्शन 2 से उसको फ़ायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविज़न है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने प्रधानमंत्री मोदी से कांचागछी बौली भूमि को गिरवी रखने से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय और पर्यावरणीय धोखाधड़ी की केंद्रीय जांच शुरू करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में रामाराव ने कांचागछी बौली जंगल के विनाश पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी की हालिया टिप्पणियों का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सिर्फ दिखावटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तबाही न केवल 100 एकड़ से अधिक जंगल को प्रभावित करने वाली एक पर्यावरणीय आपदा थी, बल्कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी भी थी। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले को गंभीरता से लेने और जांच में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा, हमने इस संबंध में CVC, CBI, SFIO, SEBI और RBI जैसे केंद्रीय एजेंसियों को पहले ही सतर्क कर दिया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की और केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए गहन जांच की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि शहरों के दम घुटने के साथ पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने MLC चुनाव को लेकर आज कहा कि निर्वाचन क्षेत्र सीट पर चुनाव 23 अप्रैल को होगा। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और MIM पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए BJP ने नामांकन दाखिल किया है और MIM ने भी नामांकन दाखिल किया है, लेकिन कांग्रेस और BRS असदुद्दीन ओवैसी के MIM का समर्थन कर रहे हैं। ये तीनों दल मिलकर BJP उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत BJP की होगी। तेलंगाना के स्टेट कैपिटल हैदराबाद से जो लोकल बॉडीज MLAs हो, कारपोरेटर्स हो, म्यूनसिपल कारपोरेटर्स हो, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी से एक विधान मंडली MLC का चुनाव होने वाला है 23 को। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भी नामिनेशन डाले हैं, MIM पार्टी भी नामिनेशन डाले हैं, मगर सत्ता में है कांग्रेस पार्टी नामिनेशन नहीं डाला है। जो असेंबली में विपक्ष का पार्टी है, अभी तक 10 साल राज किया है तेलंगाना में BRS पार्टी, वो पार्टी भी नामिनेशन डाले हैं। ये दोनों पार्टी भी मजलिस पार्टी को जिताने के लिए, BJP को हराने के लिए मजलिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ये तीनों असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में
ये कांग्रेस के लिए, बीआरएस के लिए ये सुपर बास है असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस के लिए बताने के लिए राहुल गांधी बास होगा, बीआरएस के लिए केसीआर बास होगा, मगर रियल बास ये दोनों पार्टी के लिए तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी सुपर बास है। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जैसा नाचो बोलो तो ऐसे नाचने वाले पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी इशारे से काम करने वाले पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी इशारे से राजनीति करने वाला पार्टी है। ये तीनों पार्टी मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदस्य को, प्रत्याशी को हराने के लिए प्रयास कर रहे। हम ये धर्म युद्ध कर रहे। इस युद्ध में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। हम तेलंगाना जनता का बीच में भी जाएंगे। जैसा ये दोनों पार्टी जैसा मजलिस पार्टी को सपोर्ट करे, आज नहीं, आजाद से लेकर आज तक, जब रजाकारों का मूवमेंट था, जब से लेकर आज तक रजाकारों का पार्टी मजलिस पार्टी है। इस पार्टी को बड़ा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करते आए, आज भी कर रहे हैं। चुनाव में अभी जो विधान भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के बीच बीआरएस एमएलसी के कविता ने ग्रुप 1 परीक्षा को तत्काल रद्द करने और फिर से आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजित करने में सरकार की लापरवाही ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच व्यापक अशांति पैदा कर दी है। आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे खुले पत्र में कविता ने अपनी लापरवाही के कारण हजारों बेरोजगार युवाओं को निराशा में धकेलने के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में विफल रहकर बेरोजगार युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि ग्रुप 1 के नतीजों ने उम्मीदवारों के बीच गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। बीआरएस एमएलसी ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग हॉल टिकट जारी करना, बायोमेट्रिक सत्यापन के बावजूद उपस्थिति के आंकड़ों में विसंगतियां, मेंस के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में अचानक 21,075 से 21,085 तक वृद्धि शामिल है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सिर्फ 2 कोचिंग सेंटरों के 71 उम्मीदवारों ने 2 सेंटरों में परीक्षा देकर ग्रुप 1 पद कैसे हासिल कर लिया है। अंतिम फैसले तक नियुक्तियों पर रोक लगाने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का जिक्र करते हुए कविता ने कहा कि न्यायपालिका हस्तक्षेप उठाई गई चिंताओं की गंभीरता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब था। उन्होंने उर्दू माध्यम के उम्मीदवारों के डेटा में विसंगतियों और कथित गैर पारदर्शी मूल्यांकन प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की। परीक्षा केंद्र की शिफ्टिंग संख्या 45 से 46 और परिवर्तित उम्मीदवार संख्या भी आयोग की ईमानदारी पर और संदेह पैदा करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर राज्य सरकार से रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक कानून बनाने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को भी शिक्षा प्रणाली में जाति आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में गांधी ने BR अम्बेडकर के साथ उनके जीवन काल में हुए भेदभाव पर प्रकाश डाला। यहाँ उन्होंने एक लंबी बैलगाड़ी यात्रा के दौरान एक घटना का वर्णन किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे प्रभावशाली युवाओं की हत्या बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब समय आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। मैं कर्नाटक सरकार से रोहित वेमुला अधिनियम बनाने का आग्रह करता हूं, ताकि भारत के किसी भी बच्चे को वह सब न झेलना पड़े जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि दलित छात्र रोहित वेमुला की 2016 में जाति आधारित भेदभाव के कारण आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई थी। एक्स पर एक पत्र साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हाल ही में मैं संसद में दलित, आदिवासी और OBC समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्हें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक में जाति जनगणना पर बीजेपी नेता और LOP कर्नाटक विधान परिषद चलावादी नारायण स्वामी ने कहा कि जाति जनगणना करना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। आरक्षण श्रेणियां बनाने की भी बात हो रही है, वे अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ भाजपा जन आक्रोश यात्रा पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वक्फ अधिनियम के विरोध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि मोदी जी लूट को रोकने और न्याय देने के लिए यह अधिनियम लाए हैं। कोई भी इस अधिनियम के खिलाफ नहीं जा सकता।
कैस्ट सेंसस तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ये तो सेंट्रल की जॉब है, वो काम उन्हें ही करना पड़ेगा। मगर ये सर्वे तो सोशली एजुकेशनली क्या ये है वो दिखाने के लिए किया है। मगर इसमें क्या होता है, सो रिजर्वेशन की बात भी चल रहा है, ये गलत है। अभी लिंगायत को तोड़ा गया है, वक्कलिगा को तोड़ा गया है, दलित को डिवाइड किया गया है और मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ही बनाया। उनमें भी 97 सब कास्ट उधर भी है, मगर क्यों वो नहीं बताया? इनको क्या होना चाहिए, वोट बैंक उनका गट करना चाहिए, ये मुसलमानों को धोखा देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अभी तक माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी छोड़ के अभी ये मेजॉरिटी बनाने का बात कर रहा है। नंबर 1 कौन है कर्नाटका में? मुस्लिम। ये मेजॉरिटी बन गया तो क्या होगा? उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर क्या संविधान लिखा, उसके नीचे उनको अभी मदद मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, स्कीम्स मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ना, ये सभी चले जाए, निकल जाएगा। ये उनको भी पता नहीं, करने वालों को भी पता नहीं। ऐसा ये कन्फ्यूजन करके सारे कर्नाटक में ऐसा कांग्रेस की वोट बैंक बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण विवाद पर बीजेपी विधायक महेश तिंगिकाई ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी 2 साल से सत्ता में है, वे पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। वे केवल मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाते हैं, न अन्य अल्पसंख्यकों के लिए, न जैन, न पारसी, न सिख। वे इसे केवल विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक सत्र चल रहा था, जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी जब से 2 साल से सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद इसका मन देख लिया तो ये पूरा अपीजमेंट पॉलिटिक्स में डूब चुके हैं कांग्रेस पार्टी। हर बार हम मुद्दा उठाते हैं तो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कहता है। अल्पसंख्यक में भी जैन लोगों को नहीं है, पारसी लोगों को नहीं है, सिख लोगों को नहीं है, सिर्फ स्पेशली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करने के लिए ये तो ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए हम इसमें जब सेशन चल रहा था उसमें अपोज करने के बाद क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी का 18 एमएलए लोगों को ये लोग 6 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। तो इसके लिए तो हम बहुत क्लियर है, ये तो महामहिम राज्यपाल इसको जो उन्होंने डिसीजन ले वो ठीक डिसीजन ले, हम भी ईडी के हैदराबाद यूनिट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ रुपए के शेयर और डालमिया सीमेंट्स लिमिटेड की 377.2 करोड़ रुपए की जमीन को क्विड प्रो को निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। हालांकि डीसीबीएल ने कहा कि जब संपत्ति की कीमत 793.3 करोड़ रुपए है, मामला दर्ज होने के 14 साल बाद ये जब्ती की गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2011 में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीसीबीएल की ओर से भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया गया था। ईडी के मुताबिक यह निवेश जगन की कंपनियों में 95 करोड़ रुपए के पेमेंट के रूप में किया गया, जिसके बदले कडप्पा जिले में 403 हेक्टेयर की खनन लीज डीसीबीएल को ट्रांसफर की गई। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीसीबीएल और जगन के बीच हुए एक समझौते के तहत रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर फ्रेंच कंपनी को 135 करोड़ में बेचे गए, जिसमें से 55 करोड़ रुपए कैश के हवाला के जरिए जगन को दिए गए। सीबीआई ने 8 अप्रैल 2013 को जगन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। वही ईडी का कहना है कि 139 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के जरिए जगन की कंपनियों को भेजने की योजना थी, जिसमें से 55 करोड़ का पेमेंट पहले ही हो चुका था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।